12 अगस्त 1985 जापान एयरलाइन फ्लाइट 1231747 का एक विशालकाय प्लेन उड़ान के महज कुछ ही देर बाद पूरी तरीके से आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। प्लेन के केबिन में इतनी भी ऑक्सीजन नहीं थी कि 524 पैसेंजर्स ठीक से सांस ले पाएं। आखिर किसे पता था कि जिंदा बचने के लिए संघर्ष करने वाले 524 सांसें हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। देखते ही देखते ये प्लेन साउंड की स्पीड से नीचे गिरने लगा और कुछ ही समय में एक जोरदार धमाका होता है। क्रैश पॉइंट के चारों ओर पैसेंजर्स के कटे हुए अंग, खून से भरे बॉडीज बिखरी हुई थी। चारों ओर से चिल्लाने और रोने की आवाज आ रही थी। आखिर इतना बड़ा हादसा हुआ तो हुआ कैसे? क्या है इसके पीछे की सच्चाई? जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो चलिए बिना देर किए हुए अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। बारह अगस्त 1985 जापान एयरलाइन फ्लाइट 123 बोइंग 747 का एक विशालकाय प्लेन टोक्यो इंटरनेशनल एयरपोर्ट से शाम के करीब 6 बजे उड़ान भरने वाला था। इस प्लेन में 509 पैसेंजर्स और 15 क्रू मेंबर्स सवार थे। इस प्लेन ने शाम के 6:12 पर टेक ऑफ किया। प्लेन में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन उड़ान के ठीक 12 मिनट बाद अचानक से कुछ टूटने या फिर टकराने की आवाज सुनाई दी, मानो जैसे प्लेन में बम ब्लास्ट हुआ हो। नॉर्मली ऐसी आवाज इंजन के ब्लास्ट होने पर आती है, इसलिए तुरंत ही पायलट ने चेक किया, लेकिन सारे इंजन अभी भी वर्किंग कंडीशन में थे। इंजन में तो कोई खराबी नहीं थी। अब वो आवाज किस चीज का था इसका पता लग जाता। इससे पहले ही कॉकपिट में एक अलार्म बजने लगी। ये अलार्म कॉकपिट के एयर डिकम्प्रेशन का था। प्लेन के केबिन से एयर कहीं से तो बाहर निकल रही थी और प्लेन में एयर का कंप्रेशन मेंटेन नहीं हो रहा था। अब प्लेन में एक के बाद एक मुसीबत आना शुरू हो गया। उड़ान के 12 मिनट बाद जब एक जोरदार आवाज सुनाई देती है, उसी वक्त ये प्लेन अनबैलेंस हो जाता है। ऊपर से ये डिकम्प्रेशन का अलार्म। अब एक्चुअल में प्लेन के साथ हो क्या रहा था, इसके बारे में पता लगाने के लिए भी पायलट के पास वक्त नहीं था। अब इस प्लेन को ना तो पायलट और ना ही कैप्टन कंट्रोल कर पा रहे थे। तुरंत ही कैप्टन ने इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया और टोक्यो एटीसी से कहा कि हम हेनडा एयरपोर्ट की ओर आने की कोशिश कर रहे हैं, पर अब बहुत ही देर हो चुकी थी। जापान एयरलाइन फ्लाइट 123 की किस्मत अब लिखी जा चुकी थी। ये प्लेन लगभग 30,000 फीट के एल्टीट्यूड पर था। इस एल्टीट्यूड पर हवा सांस लेने लायक नहीं होती। ऊपर से प्लेन में जितनी भी प्रेशराइज एयर थी वो भी तेजी से बाहर निकल रही थी। प्लेन में ऑक्सीजन मास्क तो थे, पर कुछ ही मिनटों के लिए लाचार पायलट प्लेन को बचाने की नाकाम कोशिश करता रहा। अब ये प्लेन कभी डिसेंड तो कभी असेंड हो रहा था, कभी लेफ्ट की ओर तो कभी राइट की ओर झुक रहा था। अब ये प्लेन पूरी तरीके से पायलट के कंट्रोल से बाहर जा चुका था। एक घायल पंछी की तरह बस ये प्लेन तेजी से नीचे गिर रहा था। एटीसी बार बार ये कहता रहा कि आप गलत दिशा में जा रहे हैं। उस दिशा में आगे एक बहुत विशाल पर्वत है, उधर मत जाओ, क्योंकि आपका प्लेन इतना ज्यादा नीचे आ चुका है कि आप सही सलामत उस पर्वत के ऊपर से उड़ान नहीं भर सकते। पर बेचारा पायलट बस यही कहता रहा कि ये प्लेन पूरी तरीके से अनकंट्रोल हो चुका है और हम चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि प्लेन का हाइड्रोलिक सिस्टम पूरी तरीके से फेल हो चुका है। अब ये प्लेन एक घायल पंछी की तरह नीचे गिरता गया और बस नीचे ही गिरता गया। फाइनली 6:56 पर यह प्लेन सीधे एक पर्वत से जा टकराया और टकराने के बाद एक जोरदार धमाका होता है। देखते ही देखते ये प्लेन सैकड़ों टुकड़ों में बिखर गया। प्लेन में भरा लाखों गैलन फ्यूल सभी पैसेंजर्स के लिए चिता बनकर रह गया। कुछ ही सेकेंड्स में ये प्लेन आग की लपटों में घिर गया। जिन लोगों ने प्लेन के टकराव से खुद को बचा लिया था, उन लोगों को अब आग ने अपनी चपेट में ले लिया था। वे तब तक इस आग में जलते रहे जब तक उनकी सांसें रुक न गई। टकराव के तुरंत बाद ये प्लेन एटीसी के रडार से गायब हो गया। घटना स्थल के कुछ ही दूर पर यूएस एयरफोर्स ने अपना बेस बनाया हुआ था। घटना के तुरंत ही यूएस एयरफोर्स ने एक हेलीकॉप्टर को घटनास्थल पर भेज दिया।
इसके साथ साथ रेस्क्यू टीम भी मदद करने के लिए पूरी तरह से तैयार थी, लेकिन टोक्यो एटीसी ने यूएस एयरफोर्स के रेस्क्यू टीम को रोक दिया, ये कहकर कि ये हादसा टोक्यो जापान में हुआ है, इसलिए आप इसमें दखल अंदाजी ना करें। टोक्यो एटीसी ने एक हेलीकॉप्टर को क्रैश साइट की ओर भेज दिया, लेकिन हादसे के 20 मिनट बाद भी उन्हें ये पता ही नहीं चल पाया कि आखिर ये क्रैश की लोकेशन कहाँ है। फाइनली ये हेलीकॉप्टर बिना पता लगाए ही वापस लौट आया और वापस जाकर ये कह दिया कि इस घटना में सभी के सभी 524 लोग मारे जा चुके हैं और कोई भी जिंदा नहीं बच पाया है, इसलिए रात के अंधेरे में रेस्क्यू ऑपरेशन को रोक दिया जाए जब तक कि सुबह ना हो जाए। लेकिन असल में कहानी कुछ और ही थी। घटनास्थल में आग की लपटों में घिरे कई सारे लोग अब भी जिंदा थे, इस उम्मीद में कि कोई तो आएगा हमें बचाने के लिए। एक हेलीकॉप्टर आया तो था उन्हें बचाने के लिए, पर उसने देखा भी नहीं और वापस जाकर ये कह दिया कि वहां पर कोई भी जिंदा नहीं बचा है। सभी घायल पैसेंजर्स के सामने अब मौत को गले लगाने के सिवाय दूसरा कोई रास्ता नहीं बचा था। अब शायद ही कोई पूरी रात घायल अवस्था में सारे डेड बॉडीज के बीच में खुद को बचा पाता। सोचकर देखिए दोस्तों कि कितनी दर्दनाक मौत हुई होगी उस रात। ये सोचकर ही हमारी रूह कांप जाती है। पर इतनी लापरवाही आखिर क्यों यूएस एयरफोर्स की रेस्क्यू टीम को रोका गया, जबकि उनके पास हादसे का एक्यूरेट लोकेशन भी था, साथ ही साथ रेस्क्यू टीम भी तैयार थी। तो फिर ऐसा क्यों? क्या कोई रूल्स और रेगुलेशन इंसानों की जान से कई गुना ज्यादा है? क्या इंसानों की जान की कीमत कुछ भी नहीं है? पूरी रात गुजर गई और घटना के लगभग 14 घंटे बाद टोक्यो द्वारा भेजी गई रेस्क्यू टीम क्रैश साइट पर पहुंचती है, जहां पर उन्होंने देखा कि घटना के करीब 14 घंटे बाद भी अब भी कुछ लोग आखिरी सांस ले रहे थे। पर अब क्या फायदा? 524 लोगों में से सिर्फ 4 लोगों को बचाया गया। मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार ये पता चला कि कई सारे लोगों की मौत महज कुछ ही घंटे पहले हुई है। इसका मतलब साफ साफ ये था कि अगर रेस्क्यू टीम सही समय पर पहुंच जाती तो कुछ और लोगों को बचाया जा सकता था। दोस्तों, ये उस समय का एक बहुत ही आधुनिक प्लेन था, लेकिन इसके बावजूद भी इतना भयानक हादसा क्यों हुआ, इसकी जांच करने के लिए अब इन्वेस्टिगेशन की टीम काम में लग गई। फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर को क्रैश साइट से बरामद कर लिया गया और उसे डिकोड करने के लिए भेज दिया गया। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर को सुनने के बाद ये पता चला कि प्लेन में एक के बाद एक 2 बड़े जोरदार धमाके हुए। दोस्तों, प्लेन को हाई एल्टीट्यूड पर प्रेशराइज किया जाता है, पर फिर भी अगर किसी कारण प्लेन के केबिन में धमाका हो जाए और प्लेन का केबिन कहीं से टूट जाए तो एक आवाज आना चाहिए, ना कि 2 आवाज। पहले आवाज आते ही प्लेन के केबिन में एक होल हुआ था, जिससे केबिन की प्रेशराइज एयर तेजी से बाहर निकल रही थी, लेकिन इससे प्लेन आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होना चाहिए था। जबकि जापान एयरलाइन फ्लाइट 123 बोइंग 747 पूरी तरीके से आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था। उधर एफडीआर को डिकोड कर लिया गया। उससे यह पता चला कि प्लेन के टेल का हाइड्रोलिक सिस्टम पूरी तरीके से फेल हो चुका था। साथ ही साथ वर्टिकल स्टेबलाइजर ने भी अपना काम करना बंद कर दिया था। इससे यह साफ साफ पता चल रहा था कि ये दूसरा धमाके का आवाज प्लेन के टेल से आया होगा। साथ ही साथ जब ये प्लेन अनबैलेंस होते हुए जब नीचे की ओर तेजी से गिर रहा था, तभी नीचे से एक लोकल फोटोग्राफर ने इस प्लेन का फोटो ले लिया। आप इसे देख सकते हैं। इस तस्वीर में ये साफ साफ दिख रहा है कि प्लेन के टेल का एक बड़ा हिस्सा गायब हो चुका है। इसका मतलब ये है कि प्लेन के मेंटेनेंस में ही कुछ गड़बड़ हुई होगी। इसलिए इन्वेस्टिगेशन की टीम अब मेंटेनेंस टीम के पास छानबीन करने के लिए पहुंच गई और जब ये टीम वहां पहुंची तब इनके हाथ एक बहुत बड़ा सबूत लगा। दरअसल 7 साल पहले टेल स्ट्राइक में यही प्लेन शामिल था। इस हादसे में किसी की जान तो नहीं गई थी, लेकिन प्लेन का टेल पूरी तरीके से डैमेज हो चुका था, जिसे मेंटेनेंस टीम ने रिपेयर भी किया था। आप तस्वीर में साफ साफ देख सकते हैं कि कुछ समय बाद इस टेल का ज्वाइंट धीरे धीरे उखड़ने लगा और एक तेज धमाके के साथ इसका ज्वाइंट पूरी तरीके से उखड़ गया। अब इन्वेस्टिगेशन की टीम ने ये अनुमान लगाया कि उड़ान के महज 12 मिनट बाद जब पहला धमाके की आवाज आई होगी
तब प्लेन का प्रेशराइज एयर तेजी से बाहर निकलने लगा। ये एयर प्लेन के टेल से टकराने लगा होगा, जिसकी वजह से प्लेन का टेल ये सब झेल नहीं पाया और प्लेन का टेल टूट गया होगा। यानी कि प्लेन में दूसरा धमाका इसी के टूटने के कारण हुआ होगा। इसे साबित करने के लिए वो पिक्चर भी थी। प्लेन में हुए दूसरे धमाके ने प्लेन के हाइड्रोलिक सिस्टम को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया, जबकि हाइड्रोलिक सिस्टम ही प्लेन को पूरी तरीके से कंट्रोल करता है और इसलिए दूसरा धमाका होते ही प्लेन आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। इस भयानक हादसे में 524 में से 520 लोगों की मौत हो गई और सिर्फ 4 ही लोगों को जिंदा बचाया गया, जबकि अगर रेस्क्यू टीम रात को ही पहुंच जाती तो कई और लोगों को बचाया जा सकता था। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि हमारे भविष्य में ऐसी घटना हमें दोबारा देखने को ना मिले। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार को शेयर जरूर करें। तब तक के लिए मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में। जय हिंद।